नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 5 घंटे की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक प्रभावी माध्यम से पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने और कार्यों में तेजी लाने के भी सूचना विभाग द्वारा ई फाइलिंग प्रणाली का उपयोग किए जाने के साथ जनपदों में सूचना तंत्र को मजबूत किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सूचना तंत्र राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी मजबूत है और साथ ही साथ जिसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉर्पस फंड की धनराशि 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ की जाएगी। पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में उन्होंने विभाग को परीक्षण के साथ तहसील स्तर तक पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली है। लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों को जनपदों का नोडल बनाया जाए। 5 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ तमाम जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जारी करते नजर आए। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 5 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान तमाम अधिकारी पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ इस दौरान ये भी कहा गया है कि विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार की कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा जो हिंदी है या फिर जो सरकारी भाषा है वो नहीं समझ पाती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान ये कहा कि योजनाओं की जानकारी और सरकार के कार्यों की जानकारी सरल भाषा में, आम भाषा में प्रचार माध्यमों तक पहुँचाया जाए, मीडिया तक पहुँचाया जाए, क्योंकि आम जनता तक किसी भी कार्य को पहुँचाने के लिए और योजनाओं को पहुँचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये लाजमी है कि सरल भाषा में और आम भाषा में कार्यों की और योजनाओं की जानकारी मीडिया तक पहुंचाई जाए और प्रचार माध्यमों तक पहुंचाई जाए, ताकि उनसे जनता तक ये जो योजनाएं हैं और कार्य हैं वो पहुंच सके। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। लगभग 5 घंटे तक बैठक चली है, जिसके बाद समीक्षा करते भी नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी देते नजर आए। आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग किया जाए, इसका उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अधिकारियों को जनपदों का नोडल बनाया जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चार धाम यात्रा की। जिले के प्रभारी सचिव ने जिले की चार धाम यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया है। जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी काम तत्परता से करने के निर्देश दिए और किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में हर तरीके से तैयार रहने को भी कहा गया है।
आपको बता दें कि सचिव ने पर्यटन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और साथ ही साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। तमाम जो निर्देश हैं वो इस दौरान दिए गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं का मौके पर जाकर नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जाए और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। चारधाम यात्रा में भी सभी यातायात की सुविधाओं का पालन करवाने के नहीं और उसके निर्देश दिए जाए। मतलब पालन आपको करवाना नहीं है, आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको खुद भी इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखनी है और आपको खुद इसकी मॉनिटरिंग करते रहनी है समय समय पर। आपको बता दें कि इससे ज़्यादा ये भी कहा गया है कि ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण वन वे सिस्टम को लागू भी करने की बात इस दौरान कही गई है। पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर समीक्षा बैठक चल रही है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर मानसून के सीजन आते ही जिस तरीके से उत्तराखंड में स्थिति बन जाती है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा बैठक चल रही है। तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद हैं, जिला के जो प्रशासन है वो इस बैठक में मौजूद हैं। सचिव के द्वारा ये बैठक की गई और इसमें चारधाम यात्रा के जायजा भी लिए गए। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की परिस्थिति जो है वो पूरे प्रदेश भर में बनी हुई है, इसको लेकर बातचीत अधिकारियों से करते सचिव नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैठक में तमाम जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम विषयों पर खास तौर पर जोर दिया गया है, उनमें गाँव को डिजिटल बनाना, आपदा की स्थिति से कैसे निपटना है इसको लेकर, चारधाम यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी है उससे कैसे निपटना है इसको लेकर, तमाम जो योजनाएं चल रही है उसकी मॉनिटरिंग को लेकर, तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर, इन तमाम विषयों पर यहां पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस समीक्षा बैठक में जो तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं उन्होंने किस तरह की स्थिति ग्राउंड पर है उसका लेकर भी जानकारी यहां पर साझा करते नजर आए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में विशेष तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर जिक्र किया गया है, क्योंकि प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, हालांकि ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये हर तरीके से महत्वपूर्ण है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो या फिर हर दृष्टि से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर ऐसे में मानसून के समय में भी ये यात्रा जारी रहता है, तो मानसून के समय में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई जगह पे भूस्खलन की भी निकल कर तस्वीरें सामने आती है, कई जगह पर लगातार बारिश होने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये यात्रा और भी ज़्यादा इन समय में कठिन हो जाती है, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो इस यात्रा को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाना है इसको लेकर भी इस बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करते सचिव नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इन चारधाम यात्रा के अलावा गांव को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन है कि जल्द से जल्द देश को डिजिटल भारत बनाना है और डिजिटल भारत बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर गांव को, हर क्षेत्र को डिजिटल बनाया जाए। और यही वजह है कि जहां पर बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मुद्दे पर विशेष तौर पर जोर देते नजर आते हैं और गांव को डिजिटल बनाने पर फोकस उनका रहता है। तो इस बैठक में इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा की गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ की करेंगे। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से अधिक फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई है जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ कर रख दिया है, कई लोगों को एक झटके में बेघर कर दिया है। और उसके साथ ही उत्तरकाशी में एक सप्ताह में गंगोत्री धाम में यानी कि बीते रविवार दोपहर को तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं।
जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, बल्कि पशु हानि भी हुई है, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। वही आपको बता दें कि टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअलिटी और पशु हानि हुई थी, उसको समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। यानी कि उन तमाम परिवारों को जो इस घटना में पीड़ित है, उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहां पर रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हें जहां पर शिफ्ट किया गया है, वहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई है और सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपील की है कि मानसून के दौरान आपदा की स्थिति में सचेत रहें आप। यानी कि जिस तरीके से मानसून के बाद पहाड़ों में जो स्थिति देखने को मिलती है, हालांकि इस बार कई जगहों पर बादल फटने के बाद जो स्थिति है वो बहुत भयावह हो गई है। लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे में सचेत रहने को भी कहा गया है। आपको बता दें कि 10,000 से अधिक फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। आपको बता दें, इन दिनों लगातार 4 धाम यात्रा जो है अपने चरम पर है। ऐसे में केदारनाथ में फंसे 10,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है रेस्क्यू करके। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है। उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके। और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। उसी प्रकार आपने उत्तरकाशी की बात की, मैं टिहरी को भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी, और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहाँ गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहाँ पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उनके लिए जो हमारी कैजुअलिटी हुई उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पशु हानि जहाँ हुई है उनको मुआवजा राशि समय से पहले, यानी समय के अंतर्गत हमने दिया है। ये पहली सरकार है कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत सर्वे करके और उनका निस्तारण भी साथ साथ कर रहे हैं। जहाँ हमारे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे उनको रहने के, खाने की सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। और अभी चूँकि जो बादल फटा था उसके बाद थोड़ा नॉर्मल स्थिति है। जहाँ सड़कें डैमेज हुई उनको ठीक किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जहाँ पिछली बार पुल बहा था वहाँ पे 3 दिन के अंदर वैली ब्रिज वहाँ पे लगा के आवागमन को समुचित व्यवस्था के तौर पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और मैं भी बार बार वहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा और वार्ता कर रहे हैं। आपदा के इस संकट की घड़ी में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति में वो खुद भी सचेत रहें, और ऐसी स्थिति में जो बहुत भयंकर स्थिति है उसमें थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ यात्रा की करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक
11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वही रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में जो पंडा पुरोहित है और गांव के आम जन हैं वो भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बताते चले कि केदारनाथ गुप्तकाशी सोनप्रयाग में पंडा पुरोहित के द्वारा अपने सड़क के किनारे नजदीकी गांवों में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने और पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहां पर पंडा पुरोहित और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक होकर पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों का धन्यवाद करते नजर आए हैं। वही केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा है कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रही है। बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है। बहुत सारे लोग, सारे नोडल विभाग, SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन विभाग, अनेक विभागों ने, रक्षा मंत्रालय ने भी, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने भी, जिला प्रशासन ने, अनेक हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हमारे एक मुलायम सिंह हैं जो हर बार आपदा में अपना वहाँ पर भंडारा करते हैं और लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, हकूकधारी हैं, सभी होटल व्यवसायी हैं, सब मिलकर आगे आते हैं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोगों ने इस आपदा के समय में अपना निजी स्वार्थ छोड़ के जनहित के लिए वो लोग आगे आए हैं और सभी लोगों की मदद की है। जय श्री केदार। और आज सारे जो यहाँ फंसे हुए और मुंबई के तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा और इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। आपको बताते चले कि आपराधिक घटना के बाद मौके पर बहुत से साक्ष्य को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन यदि हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से हुई है या फिर किसके द्वारा, किन चीजों के द्वारा की गई है, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता था। सालों साल चलने वाले मुकदमे में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल यानी कि साक्ष्यों का पता चल सकेगा। वही आपराधिक मामले की घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी आएगी। IG पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भड़े ने कहा है कि मालखाने को हाईटेक बनाए रखने पर काम चल रहा है। इसके लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना जाएगा, जिससे पुलिसिंग और आसान हो सके। ये भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे
उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी, ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा। माल का जो है वो टैम्परिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में अलर्ट आएंगे। तो इस तरह से एक हाईटेक सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। इसमें अभी प्रयास अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो इसको देहरादून में हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात राजधानी देहरादून की करेंगे। राजधानी देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है और इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जो है वो जमा है और इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। आपको ये भी बता दें कि कूड़े से बनने वाले लीचेट के ट्रीटमेंट के लिए 30 KLD का लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है और जिसकी क्षमता बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। वही अब प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी साझा की है। नगर पालिका कार्यालय देहरादून में मीडिया से बात करते हुए गौरव कुमार जो नगर आयुक्त हैं, उन्होंने ये जानकारी साझा की है और कहा है कि कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम का नया प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दें कि प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। नगर निगम इस पर काम कर रहा है। रोजाना 500 टन कूड़े का निस्तारण अब हो पाएगा। अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक 250 टन कूड़े के निस्तारण एक दिन में किया जाता है। उसकी जो क्षमता है प्लांट की वो 250 टन है। इस वजह से 2 शिफ्ट में मशीनें चलाई जाती हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम का नया प्लान पूरी तरीके से तैयार है। प्लांट की क्षमता बढ़ाने पर लगातार नगर निगम काम कर रहा है। रोजाना 500 टन कूड़े का निस्तारण अब हो पाएगा। के माननीय NGT के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है, चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी जयंती चक गांव में बादल फटने के बाद ग्रामीण खौफ में जी रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेत भी खराब हो गए हैं और घरों पर भी संकट पैदा हो गया है। रास्ता और पुलिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव में सामग्री पहुंचाने के लिए खच्चरों का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण से सामान महंगा भी हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते रोजमर्रा के कार्य में भी ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से इस स्थिति से निपटने के लिए मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है इस दौरान, सुनिए जरा। ऐसी स्थिति हो रही है कि वहाँ तो सब कुछ खराब है, बच्चे भी कहाँ भेजिए हम स्कूल में। ये सरकार से हमसे ये है कि हमारी मदद करे और कुछ न कुछ किए हमारे लिए। हमारे बच्चों के लिए भी रास्ता नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। स्कूल में भी ऐसी स्थिति हो रही है कि वहाँ तो सब कुछ खराब है, बच्चे भी कहाँ भेजिए हम स्कूल में। और हमारा ये पानी भी नहीं है, घर में कोई भी पानी आने, सब टंकी हंगी सब टूट गया, रास्ता भी नहीं है पानी के लिए जाने के लिए भी। यहाँ गौशाला भी टूट रखे हमारे, सारे घर भी ऐसे बिखर रखे हैं कि पूरे घर के अंदर पानी पानी भर रखा है, बलुआ भर रखा है। आगे पीछे पूरा खेत भी हमारा पूरा जब मेहनत करी थी हमने पूरे साल की, तो वो भी पूरे वैसे दब गई मलबे से। पूरी स्थिति बहुत खराब है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ मदद करें। हमें कहीं ना कहीं जमीन चाहिए हमें, जहाँ पे हम सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। हमारे बच्चे भी स्कूल कैसे भेजे, हम स्कूल की स्थिति भी हमारी ऐसी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ से मतलब जो रास्ता था
मतलब रास्ते में जब हम जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रास्ते थे, पुल थे वगैरह जो भी थे, वो सब मतलब बाढ़ में बह गए हैं और रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हमें ना तो पानी है और गौशाला भी हमारे बुरी तरह से टूट गए हैं और ये किसी के घर भी गिरने वाले हैं। मतलब बहुत ही बुरे हाल है यहाँ के। मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी मदद करो और स्कूल जाने के लिए कुछ मतलब अच्छा रास्ता बताइए, मतलब बनाइए हमारे लिए। स्कूल में मतलब स्कूल बन रहा था ना, ईंट थे, उधर ईंट भी बह चुके हैं और वहाँ स्कूल में किचन, लैट्रिन, बाथरूम कुछ है ही नहीं। और हमारा मतलब कॉलेज पढ़ती हूँ मैं, कॉलेज जाने के लिए बस ही नहीं आ रहे मतलब। और बन भी गया होगा तो पता भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ सूचना भी नहीं आती। हम तो कब से गए भी नहीं है। और हमारे मतलब जो पानी पीने के लिए हम बहुत धारे में जा रहे हैं आजकल पानी लेने, और ना ही पानी की लाइन तक भी टूट चुकी है। और उधर से मतलब ना जो पूरी लाइन है ना पूरी खराब हो चुकी है। स्कूल में ना गर्ल्स और बॉयज के लिए ना वहाँ लैट्रिन बाथरूम है, ना हमारे लिए कोई घरों में कोई परिस्थिति है। मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे साधन, मतलब जो भी है सब टूट फूट चुका है। मतलब घरों के इधर से उधर से सब पानी आ रहा है। मतलब पानी लेने में हमारे लिए मतलब पूरा रास्ता टूट चुका था और फिर हमने बनाए, फिर गए हम पानी लेने। मतलब हमें जगह चाहिए भाई, हमें सेफ्टी जगह चाहिए। मतलब हमें ऐसा जगह चाहिए ना जहाँ पे हमें पानी, घर, बिजली सब मिले। हमें मतलब हमने धानों की रुपाई की हुई थी, पूरा बह गया वो। तो हम मतलब क्या करें, हमारा तो खेती से संबंध है। मतलब ना इतनी मेहनत की थी वो भी चला गया। हमें तो मतलब हमारा मतलब घर जो मतलब है ना, मतलब खेत वेत हम उन्हीं से लगाव है। हम पहाड़ी लोग हैं तो हमें उन्हीं से लगाव है। तो बोलना नहीं है, सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से भी टूट गया। और बाकी ये डर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी बसा दो। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।